सबसे पहले आपको बता दें, स्वास्थ्य का क्षेत्र जो हर क्षेत्र की नींव है। किसी भी देश की उड़ान तब तक तय नहीं होती, तब तक ऊंची नहीं होती, जब तक उस देश का स्वस्थ नागरिक ना हो। नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ भारत ही आत्मनिर्भर भारत की असली नींव है और इसी नींव को मजबूती देने वाले कुछ दिग्गज आज यहाँ पर हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, जिनसे मार्गदर्शन लेंगे और उनके विजन को आज हम समझने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव होते हुए आपने देखे हैं? ऐसा है कि स्वास्थ्य में हमारा देश बहुत अच्छी प्रगति कर चुका है और जिन क्षेत्रों में हम प्रगति कर चुके हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे और जिन क्षेत्रों में प्रगति करनी है जिससे कि हम सबसे अग्रणी हो सकें उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर हमने प्रगति की है तो मेडिकल एजुकेशन में बहुत प्रगति की है। मेडिकल एजुकेशन मतलब हमारे देश में लगभग 1,26,000 MBBS डॉक्टर हर साल पैदा होते हैं। लगभग 60-70 हज़ार PG डॉक्टर्स पैदा होते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल डॉक्टरों को बनाने वाले कंट्री में से एक कंट्री है। और दूसरी बात जो सबसे अच्छी है कि हमारे यहाँ की जो मेडिकल ट्रेनिंग है वो पूरी दुनिया की मेडिकल ट्रेनिंग में अग्रणी है। और चूँकि आबादी हमारी ज़्यादा है इसलिए पेशेंट्स भी हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, तो ट्रेनिंग में पेशेंट्स का बहुत योगदान होता है। तो इसलिए यहाँ के डॉक्टर पूरी दुनिया में बहुत विख्यात हैं। सब जगह जिस देश में भी मैं जाता हूँ, मैं लगभग पूरी दुनिया में भ्रमण करता रहता हूँ, वहाँ पर इंडियन डॉक्टर्स को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है और यहाँ तक है कि इसको एज ए स्टेटस सिंबल देखा जाता है। लोग जब इलाज कराते हैं तो लोगों को गर्व से कहते हैं कि आई एम गेटिंग ए ट्रीटमेंट फ्रॉम ए इंडियन डॉक्टर। ये हमारे लिए बहुत सम्मान का विषय है जिसके लिए हमें गौरवान्वित होना चाहिए। अब मैं इसका दूसरा पक्ष बताना चाहूँगा कि ये सब होने के बाद भी हमारे देश में अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएँ उस स्तर तक नहीं पहुंची हैं जिस स्तर तक इसको पहुंचना चाहिए। शहरों में हमारी लगभग 30% आबादी रहती है, गांव में लगभग 70% आबादी रहती है, लेकिन जो चिकित्सा सुविधा है वो शहरों में 70% है, गांव में 30% से भी कम है। तो ये जो रेशियो है ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं है और इसको हमें करेक्ट करने की आवश्यकता है। 1947 से आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं सभी सरकारों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का, आगे ठीक ले जाने का बहुत कार्य किया है, लेकिन हमारे सीमित संसाधन हैं। 1947 में तो हम बहुत ही गरीबी की कंडीशन में थे। तो उस पीरियड में जब सरकारों ने, उस समय जो सरकारें थीं, उन्होंने सोचा कि ये जो स्वास्थ्य है इसको हम सरकारी एजेंसी से ही पूरा कर पाएंगे और स्वास्थ्य देने का काम सरकारों ने शुरू किया। भारत सरकार ने भी किया, प्रदेश सरकारों ने भी किया। बहुत लगन से, बहुत मेहनत से, बहुत लगातार प्रयास हुए। हमारे देश में एम्स बनाए गए, हमारे देश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए। आज की तारीख में लगभग 803 मेडिकल कॉलेज इस देश में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में मिला करके। लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स से लेकर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक हैं। इस बीच में प्राइवेट सेक्टर का एवोल्यूशन हो गया। रिक्वायरमेंट जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार प्राइवेट सेक्टर भी इवॉल्व हुआ। प्राइवेट सेक्टर हाईएस्ट डिग्री में पहुंचा, साधारण नर्सिंग होम से लेकर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तक बने और जहाँ की इलाज बहुत उच्च स्तर का मिल रहा है। लेकिन वो जो एवोल्यूशन हुआ वो अर्बन सेंट्रिक हो गया। जितने भी अस्पताल हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे बहुत प्रिमिटिव हैं। तो मेरा दूसरा जो सबसे प्रमुख एस्पेक्ट है कि इतना डेवलपमेंट किया। वर्तमान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जो कि इतना अच्छे तरीके से देश को लीड कर रहे हैं और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सबको स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें और उसमें आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और इस तरीके की अन्य तमाम योजनाएँ हैं चलाई जा रही हैं। उस सब के बावजूद भी जिस तरीके का इलाज हम विजुलाइज करते हैं कि हर व्यक्ति को, जो हमारे सामान्य जनता जो आखिरी पायदान पे खड़ी हो,
उसको भी वो इलाज मुहैया हो जो एक सबसे आगे के पायदान में हो, और हम सक्षम हैं इस तरीके के इलाज को उपलब्ध कराने के लिए, प्रोवाइडेड हम कुछ परिवर्तन करें अपनी पॉलिसीज में, जिसका मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी। राहुल जी, आपके हॉस्पिटल का नाम है जनता हॉस्पिटल। आम जनता तक बेहतर सुविधाएं पहुँचे, इसके लिए आपके संस्थान के द्वारा क्या ठोस प्रयास किए गए हैं? देखो, पहले तो नमस्कार करता हूँ सभी को। मैं डॉक्टर राहुल, वाइस चेयरमैन ऑफ जनता हॉस्पिटल पायल सेंटर से। हमारे हॉस्पिटल दिल्ली से हमने स्टार्ट किया था, और आज के टाइम में हमारे महाराष्ट्र में, बम्बई जैसे पुणे, बड़े बड़े महानगरों में हमने सेंटर खोले हैं। पंजाब, J&K, यानी कि हमारे 8 स्टेट में हमारे 100 सेंटर हमारे ओपन हैं। क्योंकि पूरे देश से पेशेंट को हमारे पास दिल्ली आना पड़ता था। उससे गरीब तबके के जो इंसान है उसका आने का समय, और मतलब जो पेशेंट की मतलब मिडिल फैमिली से उसका जो खर्चा होता था, है ना, तो इसलिए हमने देखते हुए हर एक सेंटर अपने पूरे इंडिया में हमने खोले हैं, ताकि पेशेंट को बेहतर सुविधाएं मिल सकें स्वास्थ्य के प्रति। बिल्कुल, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी अमोद जी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को लेकर परिवर्तन आ रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का क्या लाभ आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी साधारण आज से करीब 30-40 साल पहले हमारे पास सिर्फ एक स्टेथोस्कोप हुआ करता था, अल्ट्रासाउंड भी नहीं था, कोई CT MRI की तो बात छोड़िए। लेकिन आज टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे आ गए हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि इन सारी सुविधाओं के साथ मुझे उन गरीब लोगों को देखने के लिए चिंता होती है जो गांव में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं। क्या उनको स्वास्थ्य सुविधाएं हम दे पा रहे हैं? कोशिश भरपूर है, सरकारें भरपूर प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो एक मेजर कमी रह गई इस पूरे एवोल्यूशन के दौरान कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ सेक्टर का है वो अर्बन में तो, शहरों में तो पूरा भरपूर है, लेकिन गांव में उस लेवल का नहीं है जिस लेवल तक उसको प्रोवाइड किया जाए। मैं पिछले 40 वर्षों से गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सब जगह मैंने काम किया है, और मैं वहाँ की बहुत सारी अच्छाइयों को, बहुत सारी कमियों को जानता हूँ। मैं समझता हूँ उनको अगर आज हम एड्रेस करें तो लोगों के अंदर वो विचार पैदा हो कि कैसे हम इस देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बना रहे, बल्कि मेरा जो विज़न है, जो मैंने पूरा प्रोग्राम, इस पर मैंने एक बुक भी लिखी है हेल्थ रिफॉर्म्स पर, कि ये देश, भारतवर्ष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व को लीड कर सकता है। लीड कैसे कर सकता है कि पूरी दुनिया में, मैंने जैसे बताया, मैं पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों में गया हूँ। पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटी अवेलेबल है, जितने लोगों को ट्रीटमेंट मिलना है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके यहाँ उपलब्ध है, वो बहुत कम है, और बहुत सारे लोग विदेशों में इलाज कराने के लिए जाते हैं। हम भारत को हेल्थ टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना सकते हैं, और जितनी हमारी इकॉनमी है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, जितनी भारतवर्ष की इकॉनमी है उतनी इकॉनमी अकेले हेल्थ सेक्टर अपने आप पे क्रिएट कर सकता है पूरे भारतवर्ष को विदेशी मुद्रा दे करके। लेकिन उसके लिए कुछ परिवर्तन हमको करने होंगे, जिससे कि न केवल हम अपने देशवासियों को इलाज करें, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हम हेल्थ टूरिज्म का डेस्टिनेशन बन सकते हैं। जी अमोद जी, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतना लंबा 40 सालों का आपका अनुभव रहा है, क्या कुछ ठोस प्रयास आपके संस्थान के द्वारा किए गए हैं जिससे ग्रामीण के बीच में और शहर के बीच में जो लोग हैं, जो असमानताएं हैं सुविधाओं के लिहाज से, वो दूर हो सकें? ऐसा है, मैं व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में बहुत प्रचार प्रसार नहीं करना पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाए। एक बड़ा हॉस्पिटल लखनऊ का सबसे पहला हॉस्पिटल मैंने बनाया था। उसके बाद मैंने 2 मेडिकल कॉलेजेस बनाए लखनऊ में, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ, एक फैजाबाद रोड में और एक सीतापुर रोड में। दोनों ही मेडिकल कॉलेज में MBBS, MD, MS, MCH, DM सबकी पढ़ाई होती है। लगभग 5000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड सारे कोर्सेज, सब तरीके के ANM नर्सिंग, GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, वो सारे के सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं, और मैं लाखों मरीजों का इलाज करता हूँ। जितनी भरपूर कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस कोशिश से, एक व्यक्ति की कोशिश से कुछ हो नहीं सकता है।
कोई भी व्यक्ति चाहे कि मैं देश की पूरी सेवा करूं, संभव नहीं जब तक कि सामूहिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम चलाई जाए और वो सारे गैप्स जो हैं जिनको फिल किया जा सके। मैंने अभी आपको जैसे बताया, इस पूरे प्रयोजन में, पूरे काम में मैं एक भी रुपए एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि भारत सरकार को खर्च करने होंगे। केवल पॉलिसीज़ में परिवर्तन करना है। अगर वो पॉलिसीज़ में परिवर्तन हो जाए तो हम ये पूरे टारगेट पूरे देश को, जैसे आपने देखा पिछले 20 वर्षों में एविएशन सेक्टर कितना इवॉल्व हुआ है। एविएशन सेक्टर 20 साल पहले अगर आप देखिए तो मेरे शहर में एयरपोर्ट में सिर्फ 1-2 फ्लाइट सुबह आती थी और शाम को 1 फ्लाइट जाती थी। आज सैकड़ों फ्लाइट्स आ रही हैं, पूरी दुनिया में फ्लाइट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया लखनऊ में, पहले एक छोटा सा था, आज 3-3 एयरपोर्ट्स हमारे लखनऊ में बने हुए। ये सब कैसे हुआ? तो ये इस तरीके से हुआ कि हमने उस पर ध्यान दिया, उसको डेवलप किया, एयरपोर्ट्स बनाए, फ्लाइट्स बनवाई और उससे पूरा देश उस क्षेत्र में अग्रणी हो गया। स्वास्थ्य एक फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का। ये पहला है, रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर पहली नीड है तो वो स्वास्थ्य है। जब देश स्वस्थ होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस पर मैं वो परिवर्तन जो मैं चाहता हूँ, जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम करें, उस पर यदि आप समय देंगे तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। राहुल जी, जिस तरह से आज के वक्त में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, कोविड के समय में अगर हम देखें तो कोविड की वैक्सीन्स भारत ने कई देशों को एक्सपोर्ट की है, मेडिसिन का भारत एक्सपोर्टर बन रहा है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखो जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। कोविड के समय में आप देखें जितनी भी पैथी थी उनमें सबसे श्रेष्ठ पैथी जो हमारी रही है आयुर्वेद की, क्योंकि उस समय हमें पूरे विश्व को पता लगा कि आयुर्वेद के अंदर कितनी ताकत है। आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड के अंदर भी उस टाइम जो है काढ़े का काफ़ी यूज़ किया गया है और उससे काफ़ी लोगों को सफलता मिली है। घर में रह के लोगों ने काढ़े की मदद से अपने कोविड की बीमारी को सफलतापूर्वक ठीक किया गया है, क्योंकि आयुर्वेदिक पैथी कोई अब की पैथी नहीं है। ये 5000 पुरानी पैथी है, जिसको पूरे भारत की पैथी है, जिसको पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अमोद जी, जिस तरह से आजकल जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियां सामने आ रही हैं, हार्ट अटैक के आए दिन केसेस सामने आते हैं, इसकी प्रमुख कारण, प्रमुख वजह आप क्या देख रहे हैं? ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत काम कर रहा हूँ और जब मैंने इसका स्टडी करी, इस पर रिसर्च करी तो ये पाया कि जो बीमारियां हमारे अंदर होती हैं वो सारी की सारी बीमारियों के जनक हम स्वयं हैं और वो है हमारे मानसिक विचार और इमोशंस। जो थॉट्स एंड इमोशंस हैं वो हमारी बीमारियों को बनाते हैं। जो हमारे शरीर में 2 पार्ट हैं, आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में समझा दूं मैं, ये पूरा शरीर कैसे काम करता है। ये बॉडी है, फिजिकल बॉडी है। मैं एक्चुअली प्रोफेसर भी हूँ, मेडिसिन का ही प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं आपको व्यक्तिगत तौर से साधारण शब्दों में समझा दूंगा कि कैसे काम करते हैं। तो ये शरीर है और इसको चलाने वाली एक जीवनदायिनी शक्ति है जो इसके अंदर फ्लो करती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है वो। और ये उसके साथ एक चेतना समाहित है, एक कॉन्शियसनेस समाहित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से मनुष्य नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि उसके अंदर चेतना ना हो, और ये दोनों मिल करके शरीर को चलाती हैं। ये जीवनदायिनी शक्ति एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है और ये शरीर एक हार्डवेयर की तरह काम करता है और पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर ये शरीर है। इसके अंदर की फंक्शनिंग अगर कभी आप देख लें, जो लाइव रिकॉर्डिंग्स आज की तारीख में पूरी दुनिया में उपलब्ध हो गई हैं, अंदर जाके एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल में हम उसको देख सकते हैं, तो बहुत फैसिनेटिंग है। तो ये सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, सबसे बेहतरीन हार्डवेयर है। उसके बावजूद इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति उसको सही तरीके से नहीं जानता है। शायद फिंगर टिप्स में होंगे 8-10 लोग, 15 लोग जो कह सकते हैं कि यस, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं जानता हूं और उसको सही ढंग से ऑपरेट करता हूं। वो कैसे काम करता है? ये शरीर तब सर्वश्रेष्ठ कंडीशन में काम करता है जब इसके अंदर, मेरे मन के अंदर, माइंड के अंदर, जब प्रेम और करुणा का वास होता है। जब हम पूरे प्राणी मात्र के लिए प्रेम करते हैं, सबके लिए प्रेम का मतलब आज वर्तमान समय में प्रेम की परिभाषा भी बदल गई है। अब मोह और वासना के सम्मिश्रण को प्रेम कहने लगे, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो भाव है जो मैं जिसके लिए करता हूँ उससे ये उम्मीद करता हूँ, ये महसूस करता हूँ कि हे प्रभु उसका कल्याण हो, उसका भला हो।
उसके लिए सब कुछ अच्छा हो, वो है प्रेम। ये भाव ही हमको स्वस्थ रखता है। और यदि हम आज की तारीख में हमारा भाव क्या है, हमारे विचार क्या हैं? हमारे विचार है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, वासना। ये हमारे 5 मेजर विचार हैं। इनके बच्चे 95 और हैं। तो 100 कौरवों की सेना है ये, जो हमारे इस शरीर को कब्जा कर चुकी है। और आज जब हमने मशीन से नापा कि उस जीवनदायिनी शक्ति, जिसको आप आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें, कुछ भी कहें, उसकी ताकत इस समय 3% है जी। 97% इस समय वो इनर्ट है। कैसे इनर्ट है? कैसे मशीन से नापा? हमने ये जब इसको नापा गया, ये जो जीवनदायिनी शक्ति है, ये हमारे नर्वस सिस्टम में फ्लो करती है। एक एक नर्व ब्रेन से निकलती है और पूरे शरीर की एक एक सेल तक जाती है, एक एक ऑर्गन में जाती है। वो 97% न्यूरॉन्स हमारे इनर्ट पड़े हुए हैं जी। उसको जागृत करने के लिए हमको अपने अंदर वो प्रेम का भाव पैदा करना पड़ेगा। आखिर में राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो युवा आपको देख रहे हैं, जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, जो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पहला सुख स्वास्थ्य शरीर निरोगी काया है, और हमें 24 आवर में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए। और हमें बिल्कुल जो अपना खाने पीने का अच्छा आहार विहार और इंद्र का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और जैसे कि मैंने कहा कि स्वस्थ भारत ही आत्मनिर्भर भारत की असल नींव है, और उस नींव को मजबूत करने वाले आप जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं, जिन्हें भारत में भगवान का दर्जा दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।